नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। एवं हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये सीरीज कंटिन्यू चलने वाली है। और दिल्ली पुलिस एग्जाम के अंदर जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो भी सब्जेक्ट जितने मार्क्स का आया उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हम तैयारी करवाने वाले हैं। और जितना हम पढ़ेंगे यहाँ पर उसको साथ साथ में आपको ट्रांसफर किया जाएगा बाय पीडीएफ। तो आपको करना ये है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो पहले काम तो आपको ये करना है कि चैनल को आज से अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में वर्ल्ड अवेयरनेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि यह कंटिन्यू आपका सीरीज चलती रहेगी और आपको काफी यहाँ से फायदा होने वाला है यदि आप सारी वीडियो आराम से बिल्कुल मेहनत के साथ में, लगन के साथ में देखते हैं। तो आज की इस वीडियो का मोटिव क्या है कि आज हम पढ़ने वाले हैं जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम वन बाय वन करके कंप्लीट पढ़ेंगे, साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें साफ साफ दिखे। चलिए, पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा है कि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 6 महीने? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट कवर करना है वो है राष्ट्रपति शासन को, कि इसका अर्थ क्या बनता है। देखो, अगर जब हम संविधान का भाग नंबर 18 पढ़ते हैं तो वो आपातकाल से संबंधित है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखने वाला हूं, आपको मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनना है और सुनने के बाद में आपको कॉपी और पेन आपने यदि उठा रखा है तो उसके अंदर आपको साथ साथ में चीजों को नोट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं कम लिख पाऊंगा, आपको सुन सुन के सारी चीजें लिखनी है। तो हम अभी कर क्या रहे हैं? राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नंबर 18 पढ़ते हैं तो भाग नंबर 18 संबंधित है आपातकाल से। अब भारत में लगने वाला जो आपातकाल है वो 3 प्रकार का होता है। आपको मैं नाम पढ़ के सुना रहा हूं। सबसे पहला आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको बोलते हैं अपन नेशनल इमरजेंसी। दूसरे टाइप के आपातकाल की बात करते हैं तो वो था राष्ट्रपति शासन या फिर स्टेट इमरजेंसी, यानी कि राज्य का आपातकाल। और तीसरे टाइप का जो आपातकाल होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बेसिकली होता क्या है कि भारत के अंदर जैसे वर्तमान की बात करें तो कंडीशन काफी नॉर्मल है, सरकारें अपना काम कर रही है, देश की जनता अपना काम कर रही है। तो यहाँ पर वर्तमान में भारत में किसी तरह का आपातकाल नहीं लगाया गया है। लेकिन जब भी ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होती है भारत में, उस टाइम पर क्या होता है कि भारत में आपातकाल लगाया जाता है। जैसे युद्ध के समय में या फिर देश में आर्थिक संकट आ जाए, जैसे कोरोना काल के बाद में श्रीलंका कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो उस प्रकार से यदि आर्थिक तंगी देश में आती है तो तब लगता है आपातकाल, या फिर देश युद्ध से जूझता है उस टाइम देश में आपातकाल लगता है। और राज्यों की बात करते हैं तो राज्य यदि ठीक से काम ना करे तो राज्य के अंदर भी आपातकाल लगता है। तो यहाँ पर जो आपका भाग नंबर 18 है इसके अंदर सिंपल सी बात है, यदि संविधान को पढ़ रहे हैं तो अपने को आर्टिकल्स तो पढ़ने पड़ेंगे। तो भाग नंबर 18 के अंदर आपातकाल को हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 356 तक हम कवर करते हैं। 360 तक हम कवर करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जब आर्टिकल नंबर 352 की बात करेंगे तो 352 संबंधित है नेशनल इमरजेंसी से, वहीं पर स्टेट इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 356 में। और वहीं पर यदि अपन फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 360 के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में पूछा कि अनुच्छेद नंबर 356 के अंतर्गत यदि भारत में लगता है राष्ट्रपति शासन तो फिर वो हम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है। तो यहां पर अवधि की टाइम पीरियड की बात करते हैं तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है, मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है वो नेशनल इमरजेंसी के लिए होता है कितना, इन्फिनिटी, यानी कि कितने भी टाइम लगा रह सकता है। वहीं पर यदि स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड एक टाइम के लिए 3 साल होता है। और वहीं पर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इसका भी मैक्सिमम टाइम पीरियड इन्फिनिटी होता है। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लेकिन यहां पर एक अपवाद भी है, और अपवाद क्या रहने वाला है? अपवाद है राज्य पंजाब का। पंजाब राज्य के बारे में जानते हो कि 1980 के दशक में
कंटिन्यूसली 5 साल तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा रहा था, तो ये एक अपवाद होता है। वैसे मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 3 साल होता है। अच्छा, एक कॉमन बात क्या है कि तीनों टाइप के आपातकाल की घोषणा कौन करता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। तो तीनों टाइप के आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। ये बात की आपको याद करनी है। और उसके अलावा बेस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगने का 3 बेस होते हैं यहाँ पर। और 3 बेस कौन कौन से होते हैं, यदि देश में युद्ध छिड़ जाए तब एक बेस बनता है, यदि बाहर से कोई कंट्री भारत के ऊपर अटैक करता है तो एक दूसरा बेस बनता है, या फिर सशस्त्र विद्रोह होता है भारत के अंदर तो एक तीसरा बेस बनता है। वहीं पर राज्य के अंदर जो आपातकाल लगता है तो उसके बेस क्या बनते हैं कि एक तो सरकारें अपनी मर्जी से काम करना स्टार्ट कर दें, यानी कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ये कारण बनता है। और दूसरा, यदि केंद्र की सरकार कोई आदेश पारित करती है राज्यों के लिए और राज्य की सरकार उसको मानने से मना कर दे तो ये भी एक टाइप का बेस बनता है। और आर्टिकल नंबर 360 की बात करते हैं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, यानी कि जब देश आर्थिक संकट से जूझता है तब देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वहीं पर यदि बात करें कितनी बार लगा है तो नेशनल इमरजेंसी भारत के अंदर 3 बार लगी है। वहीं पर स्टेट इमरजेंसी की बात करते हैं तो भाई ये प्लस 125 से अधिक बार लगाई जा चुकी है। और वहीं पर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो भारत में ये एक बार भी नहीं लगी है। तो 3 पॉइंट ही आपको ये भी याद करने हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप देखें तो राइट आंसर क्या रहेगा, अधिकतम अवधि पूछा आपसे, मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछा है किसका, राष्ट्रपति शासन का, तो वो क्या हो जाएगा 3 साल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर से इज द राइट आंसर। जितनी बातें मैं आपको साथ साथ में बता के चल रहा हूं वो सारी बातें आपको नोट करनी है और प्रत्येक बात पे आपको गौर करना है, शब्दों पे गौर कीजिए, साथ साथ में कॉपी पेन के अंदर आप इन चीजों को लिखते जाइए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। ऑप्शन नंबर ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, या फिर इन सभी में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा। जो भी आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इस सीरीज से आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप इसको एट द एंड, यानी कि जब तक आपके एग्जाम की फाइनल डेट नहीं आती है कि किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, तब तक इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज से आपको करना क्या है, कंटिन्यू जुड़ना है और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। बिल्कुल, लोक कल्याणकारी राज्य की बात आपसे पूछी है कि कहां पर कर रखी है, तो इस क्वेश्चन का बच्चे करते आते हैं कि जहां पर उनको दिख जाए इन सभी में तो उपरोक्त सही की तरफ जाते हैं, परंतु इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अब इनको हम कहां पढ़ते हैं, देखो इनको हम कहां पढ़ते हैं, जब संविधान का हम भाग नंबर 4 पढ़ते हैं तो भाग नंबर 4 इन शॉर्ट फॉर्म लिखा है आपके सामने में, ये रिलेटेड है डीपीएसपी से। डीपीएसपी मतलब क्या बनता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग नंबर 4 पढ़ने की इसको ट्रिक क्या रहती है, डीपीएसपी यहाँ पर आपको 4 लेटर दिखाई दे रहे हैं, एक डी है, एक पी है, एक एस है और एक पी है, तो 4 लेटर है, तो भाग नंबर भी कौन सा रहेगा, 4 रहेगा। वहीं पर कई बार आपसे आर्टिकल्स पूछता है कि डीपीएसपी में हम आर्टिकल्स कहां से कहां तक पढ़ते हैं, तो बेसिकली इसमें हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51 तक, ये हम पढ़ते हैं भाग नंबर 4 में। अब बेसिकली आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच की बात करते हैं तो वहीं पर एक अनुच्छेद आता है भाग नंबर 4 में, जो अनुच्छेद कौन सा है, 38 है। अब इस 38 के अंदर बात की जाती है लोक कल्याणकारी राज्य की, यानी कि वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है। क्योंकि डीपीएसपी के अकॉर्डिंग होता क्या है, बेसिकली हमारी जो सरकारें होती है, सरकारों को यहाँ पर सरकारों की ड्यूटी बनती है, सरकारों को कर्तव्य बनता है कि देश के हित में, जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए क्या करे, राज्य सरकार कोई ना कोई योजना लेके आए या फिर कुछ अच्छे अच्छे काम करे। तो डीपीएसपी के अंदर बेसिकली का जो मेन ऑब्जेक्टिव बनता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वहां पर आपको जॉब करना होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि एक ऐसा स्टेट बने जिसमें लोक का मतलब कि जनता का अधिक से अधिक मात्रा में कल्याण हो। तो आप देखते भी है कि एक देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, योजना तो लेके आती रहती है ना। तो जितनी भी योजनाएं सरकार लेके आती है, जनता की भलाई के लिए सरकारें जो जो काम करती है, वो सारे के सारे काम डीपीएसपी के थ्रू होते हैं। तो उद्देश्य मेन क्या रहेगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। कहां पर लिखा है भाई, आर्टिकल नंबर 38 के अंदर ये बात लिखी है। अच्छा, आर्टिकल 38 की बात करते हैं तो इसके अंदर एक बात और लिखी है और वो बात है न्याय की, यानी कि जस्टिस की है। जस्टिस बेसिकली कितने प्रकार का होता है, तो जस्टिस 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, तो एग्जाम के अंदर आपसे कई बार पूछते हैं। सबसे पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा होता है आर्थिक न्याय,
इनको आपको नोट करते हुए चलना है भाई। और तीसरा होता है राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है आर्टिकल नंबर 38। और सेम यही तीन न्याय की बात कहां पर की जाती है, जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहां पर यह बात की जाती है। ये भी आपको नोट करना है, पढ़ने वाली बात है। अच्छा, प्रस्तावना की बात करते हैं, यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे भाई। अगर आपसे सिंपल वर्डिंग में पूछे कि संविधान की आत्मा हम किसे कहेंगे, अगर सिंपली आपसे पूछे कि संविधान की आत्मा क्या होती है, तो आपको जवाब करना है प्रस्तावना। और वहीं पर पूछे आपसे कि डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इनका नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि इनके अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा क्या है, तो वो आपको करना पड़ेगा क्या, आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 32 संविधान की आत्मा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको नोट करने वाली बात है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि डीपीएसपी हमने कहां से अपना रखे हैं, तो इसका जवाब रहेगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से अपन ने डीपीएसपी को अपना रखा है, ये भी आपको बात याद रखनी है। आयरलैंड का संविधान कब बनता है, तो 1937 में आयरलैंड का संविधान बनता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हम करते जाएंगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होने वाले हैं। आगे कोई और क्वेश्चन आया तो इसके अंदर आप फालतू की जो एक्स्ट्रा बातें होती है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन को अपन लंबा नहीं खींच सकते हैं, फिर तो पूरा टॉपिक बन जाएगा। हम जितने भी क्वेश्चन सीरीज करते जाएंगे, धीरे धीरे हम प्रत्येक बात पे, प्रत्येक चीजों पर हम पकड़ को बनाते जाएंगे। तो आपको करना क्या है, धैर्य के साथ में पढ़ना है हर एक चीज को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का, वित्त आयोग के बारे में, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल नंबर 360 हमने कहां पढ़ा सर, थोड़ी देर पहले हमने बात की संविधान के भाग नंबर 18 जो कि रिलेटेड है इमरजेंसी प्रोविजन से, यानी कि आपातकाल से। अच्छा, भाग नंबर 18 के अंदर बेसिकली करते क्या था सर, आर्टिकल नंबर 352 से लेकर हम आर्टिकल नंबर 360 तक इसको पढ़ते हैं। तो 360 तक पढ़ते हैं ना, तो लास्ट जो आर्टिकल 360, इसके अंदर किसकी बात कर रखी है सर, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात यहां पर की जाती है, वित्तीय आपातकाल की बात की जाती है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लागू होती है, जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, उस टाइम पर देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि घोषणा कौन करता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है, तो सर चाहे आपातकाल कोई भी हो, उसकी घोषणा कौन करेगा, भारत देश के राष्ट्रपति करते हैं। ये बात भी आपको नोट करने वाली है। उसके बाद में बात करें कि आज तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है, तो एक सिंगल बार अभी नहीं लगाया गया है भारत में वित्तीय आपातकाल। ये भी बातें आपको याद करने वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। अच्छा, वित्त आयोग की बात करते हैं, तो वित्त आयोग संविधान के आर्टिकल नंबर 280 के अंदर हम पढ़ते हैं, 280 में पढ़ते हैं। और वित्त आयोग के गठन की बात करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। ये काम भी होता है भारत के राष्ट्रपति का। P4 यहां पर मैं लिख रहा हूं राष्ट्रपति, और कितने साल के लिए करते हैं, तो प्रत्येक 5 साल के लिए करते हैं। अच्छा, प्रत्येक 5 साल के लिए करते हैं, तो वर्तमान में फिर कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान में सर 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन से नंबर का, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है भाई, जिसके अध्यक्ष है NK सिंह, जिसके अध्यक्ष है नंद किशोर सिंह, NK सिंह। आपसे पूछता है कि 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, P4 राष्ट्रपति करता है। और कितने साल के लिए करता है, तो 5 साल के लिए करता है। वर्तमान में बात करें या फिर वैसे बात करते हैं कि संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन की बात करी गई है, तो वह है आर्टिकल नंबर 280, आपको पढ़ना है। वहीं पर राज्य के वित्त आयोग की बात करते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 243I के अंदर। ये राज्य का वित्त आयोग है। और वैसे केंद्रीय वित्त आयोग की बात करें तो संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में। अच्छा, अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं, तो इसको हम संविधान के भाग नंबर 5 आर्टिकल नंबर 76 में पढ़ते हैं। और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है कौन, ये है वर्तमान में R वेंकट रमणी। और ये होता कौन है, ये होते हैं केंद्रीय सरकार के वकील होते हैं, प्रमुख सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं। R वेंकट रमणी वर्तमान में कौन है, भारत के अटॉर्नी जनरल है, केंद्रीय सरकार के वकील है, ठीक है। कहां पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 76 में पढ़ते हैं इनको। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का नाम क्या है, तो यहां आपको बताना है महादेवन समिति, अशोक मेहता समिति, कोठारी समिति, या फिर बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अच्छा, विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या बनता है, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण का अर्थ यह बनता है सत्ता का बंटवारा,
इसका अर्थ क्या बनता है? सत्ता का बंटवारा, यानी कि शक्तियों को बांट देना। अब शक्ति अपने को पता है कि पंचायती राज भारत में बाद में आता है। जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पर दो तरह की सरकारें भारत में बनती है, यानी कि एक केंद्र वाली सरकार और दूसरी राज्य वाली सरकार। तो बाद में किया क्या गया, भारत में पंचायतें बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर पंचायत बनेगी तो एक नई सरकार बनेगी, और नई सरकार बनेगी तो शक्तियों का बंटवारा तो करना पड़ेगा। इसलिए ये जो शक्तियों का बंटवारा या फिर सत्ता का बंटवारा है, यानी कि अगर पावर दो के पास में है और दो से अपने को पावर में ट्रांसफर करने तीसरे में, तो जब तीसरे का गठन हो जाएगा, तीसरा बन जाएगा, तो पावर को हमने क्या करना पड़ेगा, अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि पावर को बांटना पड़ेगा। तो पावर बांटी गई, यानी कि सत्ता का बंटवारा किया गया, तो इसको बोला गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अब ये समिति कौन सी है जिसने बात बोली है, तो उस समिति का नाम है ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति। ये पहली समिति है जिसने पंचायती राज के लिए बोला था। और आपसे पूछे कि पंचायती राज का वास्तुकार या फिर शिल्पी कौन व्यक्ति है, तो वास्तुकार है या फिर शिल्पी की बात करते हैं तो कौन व्यक्ति है, ये बलवंत राय मेहता है। किसका? पंचायती राज का। यह समिति 1957 में गठित होती है। और इसने बोला क्या, इसने पंचायती राज की तीन स्तरीय व्यवस्था की बात की थी। तीन स्तर में कौन कौन से बनते हैं, एक तो ग्राम स्तर बनता है, तो गांव के लोग लेवल पर बनती है ग्राम पंचायत, अपने को पता है। और दूसरी बात करें तो ब्लॉक के लेवल पर या फिर मध्यवर्ती स्तर की बात करते हैं, यहां पर बनती है ब्लॉक समिति। और यहां पर अगर तीसरे लेवल की बात करते हैं तो ये बनता है जिले के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको बोलते हैं अपन जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने की थी, बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत एक नाम है, राय दूसरा नाम हुआ, मेहता तीसरा नाम हुआ। और लेवल भी कितने बनते हैं, तीन बनते हैं। बलवंत राय मेहता ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत बनेगी, ब्लॉक लेवल पर यानी कि कुछ गांवों को मिलाकर बनेगी ब्लॉक समिति, और तीसरी बात करते हैं तो जिला लेवल पर क्या बनेगा, जिला परिषद बनेगी। तो ये बात कहने वाले व्यक्ति कौन है, बलवंत राय मेहता है। और बलवंत राय मेहता समिति कब बनती है, 1958 में बनती है। इनकी समिति की सिफारिश को किसने माना, तो इस समिति की सिफारिशों को किसके द्वारा माना गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। यह भी आपको नाम याद करना है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इनके सिफारिशों को माना गया था 1958 में। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? ये आपसे पूछा है। आर्टिकल 23, 20, 19 और 18। तो यहां पर बात करते हैं अपना, अगर बात करें अलंकार की बात की जा रही है, अलंकरण की बात की जा रही है, यानी कि पुरस्कारों की बात की जा रही है। तो भारत सरकार जो पुरस्कार बांटे प्रदान करती है, तो पुरस्कारों का संबंध किससे है, संविधान के आर्टिकल नंबर 18 से 18 से है। क्योंकि 18 के अंदर बात की जाती है किसकी, उपाधियों के अंत की बात की जाती है, कि कोई व्यक्ति किसी भी उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा, तो उपाधियों का अंत की बात की जाती है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की जाती है। संविधान का आर्टिकल नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला शिफ्टों में यदि एग्जाम होगा तो आपसे आर्टिकल नंबर 18 किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का पूछा जाएगा। यहां पर हम जितने भी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हो, वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बातें आपको मैं बता के चल रहा हूं ये भी आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहने वाली है। अब उपाधियों का तो यहां पर अंत कर दिया, लेकिन जो ये भारत रत्न की बात आप करते हैं, सुनते हैं, पद्म विभूषण की बात करते हैं, पद्म श्री की बात करते हैं, पद्म भूषण की बात करते हैं, तो बेसिकली होते क्या है, ये सम्मान होते हैं, पुरस्कार होते हैं, तो ये व्यक्ति प्राप्त करता है। अपने को पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ये सम्मान प्रदान किए जाते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। और सेकंड बात करते हैं तो पद्म विभूषण जो है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस बार 2023 की बात करते हैं तो भारत रत्न तो 2019 के बाद में किसी को नहीं मिला है, लेकिन पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 2023 के अंदर 6 लोगों को ये पे मिलता है। उसकी बात आप करंट अफेयर वाले वीडियो के अंदर करेंगे कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो 2023 के पुरस्कार है, यानी कि टोटल जो पद्म पुरस्कार 106 बांटे गए हैं, वो किस किस को मिले हैं, कौन कौन से नाम इंपॉर्टेंट है, वो सारे पर करंट अफेयर की वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के अंदर यदि जीके 50 क्वेश्चन की आ रही है तो मान के चले कि उसके अंदर 15 से 17 क्वेश्चन आपके खाली करंट अफेयर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपको प्रत्येक चीज आपको
बिल्कुल बारीकी से पढ़नी पड़ेगी, करंट फेयर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और वैसे भी आप डेली करंट फेयर लेके आ रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पर आप रोज करंट फेयर पढ़ा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन रहने वाला है, आपको डेली देखना है। यदि आप कंटिन्यू लॉन्ग टर्म अपने साथ में जुड़ते हैं तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि आप बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं। स्वतंत्रता की बात यहां पर की जाती है और भारतीय संविधान के रीढ़ की हड्डी है आर्टिकल नंबर 19। भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी है आर्टिकल नंबर 19। और साथ में आर्टिकल नंबर 19 की बात करते हैं तो इसमें पहले 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी इसमें दी जाती है, साथ में देश में शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार अपने पास में होता है, किसी भी संस्था संगठन को बनाने का अधिकार अपने पास में है, देश में कहीं बसने का अधिकार है, देश में कहीं घूमने का अधिकार है, और अपनी मनपसंद के हिसाब से कोई भी पेशा चुनने का अधिकार अपने पास में आर्टिकल नंबर 19 देता है। साथ में प्रेस की आजादी है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार अपने पास में मिला हुआ है। तो ये सारी की सारी आजादी आपको आर्टिकल नंबर 19 देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रधानमंत्री को, जनरल को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति साहब जब अपना त्याग पत्र सौंपते हैं तो सबसे पहली बात किसको सौंपेंगे? तो आपको यहाँ पे बात क्या करनी है, याद ही रखना। आपको देखो P4 यहाँ पर बनेगा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, और VP की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। यदि राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और वाइस प्रेसिडेंट को यदि अपना त्याग पत्र सौंपना है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो होता क्या है इसमें कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। तो वही बात तो यहां पर लिखी है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। तो बेसिकली आपको यह समझना पड़ेगा कि उपराष्ट्रपति एक्चुअल में होता कौन है। देखिए, अगर बात करें हमारे पार्लियामेंट की, संसद की, अगर हम संसद की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें है क्या? संसद के अंदर 2 हाउस शामिल होते हैं। एक हाउस है लोकसभा और दूसरा हाउस है राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा वो हाउस है जो राष्ट्रपति के चुनाव के टाइम पर पार्टिसिपेट करते हैं। इनके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे लोकसभा के अंदर वर्तमान में 543 मेंबर है, वैसे ही राज्यसभा की बात करते हैं तो वर्तमान में 245 मेंबर है। तो होता क्या कि जब चुनाव होता है राष्ट्रपति का तो यहां पर लोकसभा से 543 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं चुनाव के अंदर, और राज्यसभा के 245 में से 233 मेंबर है ये राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब हटाने की बात आती है तो होते क्या, देखिए राज्यसभा के अंदर जो इसके हेड होते हैं या फिर जो प्रमुख होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। राज्यसभा के हेड बोल दो, चेयरपर्सन बोल दो, या फिर हिंदी में अपन इनको सभापति बोलते हैं। तो राज्यसभा के जो हेड है, सभापति है, वो कौन होते हैं? VP यानी कि वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होते हैं। वहीं पर लोकसभा की बात करते हैं तो इसके अंदर हेड होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष या फिर लोकसभा के स्पीकर, ये हेड होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपेगा तो किसको देगा? सर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी कि राज्यसभा के सभापति को सौंपता है। तो जैसे ही देश का सबसे बड़ा पद अपना त्याग पत्र सौंपेगा तो राज्यसभा को इस बात का पता लग जाएगा। अब किसको पता लगना चाहिए? अब पता लगना चाहिए लोकसभा को। अब लोकसभा के अंदर यदि बताना है, यदि राज्यसभा का सभापति लोकसभा के अंदर बताना कि हमारे देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र सौंप दिया, तो किसको बताएगा? सबसे पहले वो हेड को बताएगा, और हेड कौन है? लोकसभा का स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद राष्ट्रपति की बात करते हैं, P4 प्रेसिडेंट। यदि इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका 5 साल का होता है। कब से होता है? पद ग्रहण करने की तिथि से इनका कार्यकाल 5 साल होता है। यदि इनकी सैलरी की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं, तो इनको सैलरी कितनी मिलती है? 2018 से इनको 5 लाख रुपया महीना सैलरी प्रदान की जाती है। कहां से प्रदान की जाती है? भारत की संचित निधि से इनको प्रदान की जाती है सैलरी। अगर वेतन की बात करें तो 1.5 लाख रुपया प्रति माह इनको वेतन पेंशन मिलती है। बाकी अन्य भत्ते तो इनको बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें इनको शपथ कौन दिलवाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनको शपथ कौन दिलवाएगा? तो शपथ दिलवाने का काम होता है CJI का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, भारत के मुख्य न्यायाधीश का, जो इनको शपथ दिलवाते हैं। तो अभी के लिए आपको इतने पॉइंट याद करने हैं, बाकी आप
आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, ये आपसे पूछा है। तो संविधान सभा, पहली बात तो ये कि इसने काम क्या किया, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून संविधान को बनाने वाली एक सभा बनती है जिसको बोला गया संविधान सभा। अब संविधान सभा काम करती है 1946 से लेकर 1949 के बीच। संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि प्रथम यदि बैठक की बात करते हैं तो वो 9 दिसंबर सन 1946 को होती है, जिस दिन संविधान सभा में एक अंतरिम या फिर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अंतरिम या फिर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जिनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा की दूसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस दिन संविधान सभा के अंदर स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के दे रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो व्यक्ति है जिनको स्थायी रूप से चुना गया था। तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, आपको जब ये क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको पढ़ना क्या है कि यहाँ पर स्थायी दिया है या फिर अस्थायी दिया है। अस्थायी मतलब कि टेम्पररी और स्थायी मतलब कि परमानेंट की बात कर रहे हैं। तो अस्थायी पूछेगा तो सिन्हा बताओगे और पूछेगा स्थायी के बारे में तो क्या बताओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये चुने गए थे, किस दिन चुने गए थे, 11 दिसंबर 1946 को। तो क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके अलावा संविधान सभा की बात करते हैं तो इनका प्रतीक कई बार आपसे पूछता है कि प्रतीक कौन था, तो प्रतीक था हाथी और हाथी मेरे साथी। उसके अलावा संविधान सभा के अपने अध्यक्ष पढ़ा हुए तो कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यदि आपसे पूछे कि उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना क्या है कि सर H.C. मुखर्जी संविधान सभा के कौन थे, ये उपाध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछे कि संविधान सभा के सचिव कौन थे तो आपको बताना क्या है कि सर H.V.R. अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। ये इतनी सारी बात आपको अभी के लिए पढ़नी है, बाकी जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे हम प्रत्येक चीज को पढ़ते जाएंगे कंटिन्यूअसली। उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा के अंदर जो एक कमेटी बनती है, सबसे प्रमुख कमेटी थी प्रारूप समिति, जिसको आप पांडुलिखन समिति भी बोलते हैं, मसौदा समिति भी बोलते हैं और इंग्लिश में आप इनको ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंदर कुल मेंबर कितने थे, कुल सदस्य कितने थे, उनकी संख्या थी 7। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, 7 में से एक रहेगा अध्यक्ष, 6 रहेंगे अन्य। आपसे अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अध्यक्ष के अलावा प्रारूप समिति में कुल मेंबर कितने थे, उनकी संख्या थी 7 और अध्यक्ष को मिलाएंगे तो बन जाएगी संख्या, सॉरी अध्यक्ष को काट के पूछेंगे तो संख्या हो जाएगी 6 और अध्यक्ष को शामिल करेंगे तो संख्या रहेगी आपकी 7। अब प्रारूप समिति का बात करते हैं, उसका काम क्या था। प्रारूप समिति का काम था कि जो संविधान का प्रारूप तैयार हो रखा है उसके ऊपर विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। तो संविधान का प्रारूप तैयार किसने किया, संविधान का जो ड्राफ्ट है, तो सबसे पहला जो ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया, इनका नाम है B.N. राव। B.N. राव, बेनिगल नरसिम्हा राव, ये संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। निःशुल्क उन्होंने काम किया और संविधान सभा के सदस्य ये नहीं थे, कानूनी सलाहकार। ये बात आपको याद करनी है, आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे, तो इनका नाम क्या है, B.N. राव है और संविधान सभा के सदस्य थे नहीं। इनके द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था और इनके द्वारा तैयार किए गए प्रारूप के ऊपर विचार विमर्श करना, ये काम किसका था, आपका ये काम प्रारूप समिति का था। ठीक है। उसके बाद में मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो क्वेश्चन का सही उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ए इज द राइट आंसर, हम पढ़ के आ चुके हैं। तो इसी के साथ में आज की जो क्लास है इसके अंदर हमने काफी क्वेश्चन पढ़े हैं। आज पहली क्लास है, हमने स्टार्ट किया पहली क्लास से। क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब करें। यदि आपको फिर भी किसी भी चीज के बारे में जानना है कि सिलेबस कैसे कवर करेंगे, कितने दिनों में कवर हो जाएगा, कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं, PDF कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, या फिर हम अपनी तैयारी को कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, तो आज ही जुड़िए हमारे साथ में। ये एक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं 9992807723 और साथ में वर्ल्ड अवेयरनेस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप इनको शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके साथी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को पोस्टअप कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।